जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके साथ में जनवरी 2025 का करंट अफेयर और फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो इसी क्लास के अंदर कवर करवाए जाएंगे। तो आते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां जो होता है ये 1414 में तैमूर को बुलाता है। तैमूर को बुलाता है भारत में और फिर क्या करता है, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है उससे युद्ध करवाता है, उसको मरवा देता है और खुद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है और भारत का संरक्षक बन के रहता है। कौन? खिज्र खां। तो खिज्र खां जो था ये आपका सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश कब तक चलता है? 1414 से लेके 1451 तक। 1414 से लेके 1451 तक। इसके बाद आ जाता है लोधी वंश। इसके बाद कौन आता है? लोधी वंश। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश होता है। कौन सा वंश होता है? लोधी वंश होता है, क्योंकि लोधी वंश का जो अंतिम शासक था क्या नाम था उसका? इब्राहिम लोधी। क्या नाम था उसका? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को मारता कौन है? इब्राहिम लोधी को मार देता है बाबर। बाबर। और बाबर ने फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इसके बाद में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देती है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इन दोनों के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, कब होता है? 1526 में। उसमें इब्राहिम लोधी मार दिया जाता है और बाबर जीत जाता है, मुगल वंश की संस्थापना कर देता है। तो अंतिम शासक जो हो गया वो कौन हुआ? लोधी वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लोधी शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी ने। किसने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना किया था किसने? सिकंदर लोधी ने। कब? 1504 में। 1504 में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? कल हमने आपको बताया था जनवरी के सभी महत्वपूर्ण दिवस, आज फरवरी के सभी महत्वपूर्ण दिवस। इस प्रकार से 12 क्लासों में 12 महीनों के सभी दिवस बता दिए जाएंगे। तो देखिए, जो विश्व वन्य जीव दिवस होता है ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है ये बनाना? शुरू हुआ 2013 से। ऐसे भी सवाल आते हैं जिसे पूछ लिया जाता है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? तो 2013 से। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको घोषित किया था। अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखिए, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। स्थापना इसकी होती है 1966 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बताया है? महिला दिवस। महिला दिवस जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब बात करेंगे तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 1911 में। कब मनाया गया था पहली बार? 1911 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया के संरक्षण के लिए 2010 में पहली बार मनाया गया था और उसके बाद लगातार 20 मार्च को हम क्या मनाते आ रहे हैं? विश्व गौरैया दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। शुरुआत होती है 1993 में। 1993 में किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को, क्योंकि इस दिन किसको फांसी दिया गया था? एक तो थे भगत सिंह
भगत सिंह और इनके साथ में राजगुरु थे। इनके साथ में कौन थे? राजगुरु थे। और सुखदेव, राजगुरु और कौन था? सुखदेव। इनको क्या करता है? फांसी दी जाती है। और इसीलिए 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? क्षय रोग मतलब टीबी का जो रोग होता है उसको बोलते हैं क्षय रोग बोलते हैं। और क्षय रोग की जागरूकता के लिए क्या मनाते हैं? विश्व क्षय दिवस मनाते हैं, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है। कितनी मार्च को मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और 24 मार्च को खोज होती है किसकी? 24 मार्च 1882 को टीबी का जो जीवाणु होता है उसी की खोज होती है। तो उसी दिन से यह मनाना स्टार्ट हुआ है। कौन चीज? विश्व क्षय रोग दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम वही लिखती है हुमायूंनामा। और हुमायूंनामा के अंदर हुमायूं प्लस बाबर, हुमायूं और प्लस क्या? बाबर के बारे में जानकारी मिलती है। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो बाबर था उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखता कौन है? उसकी बेगम गुलबदन बेगम। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के राजस्व मंत्री थे। राजा टोडरमल जो थे वो क्या थे? अकबर के राजस्व मंत्री थे। उसने एक प्रणाली लाई थी, उस प्रणाली बहुत प्रसिद्ध है। क्या नाम है उसका? देहसाला प्रणाली। कौन सी? देहसाला प्रणाली। कौन लेके आता है? राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर जो लगाता है, जजिया कर लगाता कौन आके है? कासिम लगाता आके है। और औरंगजेब द्वारा जो लगता है उसको तो समाप्त करता है मोहम्मद शाह रंगीला। कौन करता है? औरंगजेब द्वारा जब दोबारा लगाया जाता है जजिया कर उसको समाप्त करता है कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। और जो यहाँ विकल्प दिया है इसमें, इसके अनुसार अकबर एक बार जजिया कर को समाप्त करता है। अकबर एक बार जजिया कर को समाप्त करता है। कब करता है? 1564 में जजिया कर को समाप्त करता है अकबर। लेकिन औरंगजेब जजिया कर को दोबारा लागू कर देता है। फिर औरंगजेब जब लगा देता है उसके बाद जजिया कर मोहम्मद शाह रंगीला समाप्त करता है। कौन समाप्त करता है? मोहम्मद शाह रंगीला। तो अगले क्वेश्चन पे आइए, किस मुगल शासक ने सबसे अधिक समय तक शासक किया था? किस मुगल शासक ने सबसे ज्यादा टाइम तक शासन किया था? वो था औरंगजेब। लगभग 50 वर्षों तक ये शासन करता है। लगभग कितने वर्षों तक? 50 वर्षों तक यह शासन करता है, क्योंकि यह 1658 में गद्दी पे बैठता है। 1658 में गद्दी पे बैठता है और 1707 तक सिंहासन पर विराजमान रहता है। तो सबसे ज्यादा टाइम तक किसने शासन किया? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगलों का अंतिम शासक कौन था? मुगलों का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं। क्योंकि जो ये बहादुर शाह द्वितीय था, ये जफर नाम की एक पत्रिका लिखता था। पत्रिका जिसमें गजल थी, पत्रिका जिसके अंदर क्या थी? गजल थी। और उस पत्रिका का नाम क्या था? जफर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के बाद इसको कहाँ भेज दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन आया है, रंगून में भेज देते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? आज हम संधियों के बारे में बताएंगे, जितनी जल संधि महत्वपूर्ण है उनके बारे में बता देंगे। और संधि से हर पेपर में क्वेश्चन एक आ ही जाता है। तो देखते हैं, जो पाक जल संधि होती है, पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत का जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र रहता है, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र रहता है, यहाँ पे रहती है पाक जल संधि। पाक जल संधि नीचे रहती है मन्नार की खाड़ी। नीचे कौन सी रहती है? मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। ऊपर से कौन सा सागर होता है ऊपर? देखिए नीचे तो मन्नार की खाड़ी हो गई, और इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। ऊपर होता है पाक की खाड़ी। और इस जल संधि को क्या बोलते हैं? पाक जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि बोलते हैं। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मुज जल संधि किसके बीच में है? हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। कौन सी जल संधि? हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच में है?
मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच में है? मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के बीच में, मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के बीच में। यह विश्व की सबसे व्यस्त जल संधि है, विश्व की सबसे व्यस्त जल संधि है, मतलब यहाँ से व्यापार बहुत होता है, यहाँ से व्यापार बहुत होता है, इसीलिए सबसे व्यस्त जल संधि है कौन सी? मलक्का जल संधि। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बाब अलमंदेब जल संधि किसके बीच में है? बेब अलमंदेब जल संधि किसके बीच में है? ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच पड़ती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में पड़ती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में पड़ती है। कौन सी जल संधि? बाब अलमंदेब जल संधि, जो कि एशिया और ऊपर कौन सा भाग हो जाता है? एशिया, एशिया और नीचे का अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? अभी हमने बताया बाब अलमंदेब जल संधि वो किसको अलग करती थी? बाब अलमंदेब जल संधि जो थी हमने अभी आपको बताया अफ्रीका और किसको अलग कर रही है? एशिया को। और इसी प्रकार से ये जिब्राल्टर जल संधि जो होती है ये भूमध्य सागर के आसपास है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, और भूमध्य सागर की कुंजी कही जाती है, किसकी कुंजी कही जाती है? भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाती है। कौन सी संधि? जिब्राल्टर जल संधि, जो कि यूरोप को और अफ्रीका को अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, बेरिंग जल संधि किनके बीच स्थित है? बेरिंग जल संधि किनके बीच स्थित है? रूस और अमेरिका के बीच में, रूस और अमेरिका के बीच में। रूस का जो साइबेरियाई क्षेत्र होता है, रूस का जो साइबेरियाई क्षेत्र होता है, और अमेरिका का जो ये क्षेत्र होता है अलास्का, अलास्का जो कि पहले रूस का ही था, इसको बाद में बेच देता है, बाद में इसमें पेट्रोल की खोज हो जाती है और इसीलिए उनके बीच लड़ाई चलती रहती है। तो यहाँ पे कौन सी जल संधि मिलती है? बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि मिलती है? बेरिंग जल संधि, जो कि बेरिंग सागर, नीचे यहाँ पर बेरिंग सागर होता है, नीचे का क्षेत्र में बेरिंग सागर और ऊपर के क्षेत्र में चूकी सागर होता है, ऊपर के क्षेत्र में चूकी सागर होता है, दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है बेरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है, बेरिंग सागर और चौकी सागर को जोड़ती है। इधर से रूस, एक तरफ अलास्का है, एक तरफ क्या है? अलास्का, और इधर से कौन सा है? रूस का साइबेरियाई क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सुंडा जल संधि किनके बीच स्थित है? सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है, जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है, जो कि दोनों के दोनों द्वीप किस देश के हैं? इंडोनेशिया के हैं। किसके हैं? इंडोनेशिया के हैं। दोनों के दोनों द्वीप किसके हैं? इंडोनेशिया के हैं। जिनको कौन सी जल संधि जोड़ती है? सुंडा जल संधि जोड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बोसफोरस जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? बोसफोरस जल संधि जो होती है ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, जो कि कहाँ स्थित है? तुर्की देश जो पड़ता है, जिसको वर्तमान नाम तुर्की हो गया है, तुर्की हो गया, इनको जोड़ती है। कौन सी जल संधि? बोसफोरस जल संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडर वाटर टेरिटरी भारत और किस देश के बीच स्थित है? ये इस बार चर्चा में रहा था, आप सभी लोग जानते हैं पहलगांव अटैक के बाद में इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था और तनाव ज़्यादा बढ़ गया। तो जो इंडस, इंडस मतलब क्या होता है? सिंधु नदी के बारे में बताएगा। सिंधु नदी की टेरिटरी जो होती है ये भारत और पाकिस्तान के बीच होती है। किसके बीच में होती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब होती है? 1960 में कराई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है? पीसीएस में पूछा गया था किसके द्वारा कराया गया था ये। तो वर्ल्ड बैंक जो होती है, वर्ल्ड बैंक जिसको हम बोलते हैं विश्व बैंक, विश्व बैंक के द्वारा कराई गई समझौता था। कौन सा समझौता? इंडस वाटर टेरिटरी। कब होता है? 1960 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकाली टेरिटरी 1996 में जो होती है भारत और किस देश के बीच में होती है? महाकाली जो थी ये नेपाल और भारत के बीच में होती है, नेपाल और भारत के बीच में होती है। कब होती है? 1996 में होती है, 1996 में होती है। महाकाली नदी को हम शारदा नदी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ है, हमारे जिला से निकलती है, क्योंकि हम लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, और वहीं से निकलती है शारदा नदी, जिसको महाकाली नदी भी बोलते हैं, और इस पे जल विद्युत परियोजना भी है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। गंगा वाटर शेयरिंग टेरिटरी भारत और किसके बीच में है? जो गंगा का जल होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। भारत और बांग्लादेश, क्योंकि भारत से निकल के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये कहाँ गिरती जाके है? गंगा नदी, हमारी माँ गंगा कहाँ गिरती जाके है? बांग्लादेश से होते जाती है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में ये जल संधि है। कौन सा समझौता है? समझौता है गंगा नदी का जल का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 96 में ही होता है, 96 में, 1996 में दोनों होते हैं। भूटान और भारत के बीच कौन सी नदी जल विद्युत परियोजना है? भूटान और भारत के बीच में, भूटान में स्थित है ताला परियोजना। ताला परियोजना जो कि भारत ने डेवलप किया है, भूटान के अंदर है। भूटान के अंदर है ताला परियोजना। विद्युत परियोजना है, ताला विद्युत परियोजना है। कहाँ स्थित है? भूटान में है। किया किसने? भारत ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत राज प्रणाली किस अनुच्छेद में है? पंचायत राज प्रणाली किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 में। किस में? अनुच्छेद 243 में। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है? 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है पंचायत राज प्रणाली के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? चर्चा में है, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने अभी जल्द में इस्तीफा दिया है, उनका चुनाव हो रहा है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ों को कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो उसको कौन करता है? संसद और दोनों सदन। संसद और दोनों सदन। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है? संविधान का जो संघीय ढांचा है ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण कितने समय में हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण जो होता है उसमें टाइम लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा का युद्ध जब होता है राणा सांगा से। खानवा का युद्ध होता है 1527 में। और किसके बीच होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा को जब हरा देता है उसके बाद में ये गाजी की उपाधि धारण करता है। कौन? बाबर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शेरशाह सूरी हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? जो शेरशाह सूरी थे ये हुमायूं को किस युद्ध में पराजित करते हैं? इन्हें एक बार नहीं 2-2 बार पराजित करते हैं। तो देखिए, कन्नौज में जब युद्ध होता है 1540 में, कन्नौज में युद्ध होता है 1540 में, तब हुमायूं जो होता है ये हुमायूं को हराता है। कौन? शेरशाह सूरी। और हुमायूं को देश को छोड़ के भाग के जाना पड़ता है। देश को छोड़ के भाग के जाना पड़ता है, मतलब भारत को छोड़ के चला जाता है ईरान वगैरह, और फिर वहां से लौट के आता है। ये 1555 में। कब लौट के आता है? 1555 में। फिर 1555 में, जबकि हुमायूं जो शेरशाह सूरी होता है इसकी मृत्यु हो जाती है 45 में ही। 45 में ही मृत्यु हो जाती है। इतना डर हो गया था इसके दिल में कि भाई 10 साल बाद लौट के आया था। 10 साल बाद लौट के आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना कहाँ स्थित है? इबादत खाना कहाँ स्थित है, जिसको किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और इसका मतलब क्या था? विभिन्न धर्मों की चर्चा करने वाला एक जगह बनाई थी, उसको ही बोलते थे इबादत खाना, जिसमें हर धर्म के लोग जाके अपने धर्म के बारे में बता सकते थे। हालांकि ये सफल नहीं हुआ था, क्योंकि जानते तो वही धर्म वाले बहुत जल्दी लड़ जाते हैं। कोई समझता ही नहीं है कि हम, अरे दूसरे के धर्म को समझोगे तभी तो उसको मानोगे, लेकिन जो जिस धर्म में पल रहा है उसके लिए वही बेटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किस सिख गुरु से मुलाकात की थी? अकबर ने किस सिख गुरु से मुलाकात की थी? अमरदास से। किससे किया था? गुरु अमरदास से मुलाकात किया था। और गुरु रामदास से भी संपर्क किए थे।
अमरदास और रामदास दोनों से संपर्क किए थे। तो इसमें तो ऑप्शन दोनों सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ विकल्प ए और बी दिया नहीं है। हालांकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनमें से दोनों में से कोई एक ही आएगा। अगर दोनों आ गए तो ए और बी दोनों आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि रामदास जो होते हैं इनको ये 500 बीघा जमीन भी देता है दान में। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के समय इंग्लैंड से कौन सा यात्री आया था? जहांगीर के समय इंग्लैंड से कौन सा यात्री आया था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आता है अंग्रेजों के व्यापार के लिए छूट मांगने, मतलब अनुमति मांगने कि अंग्रेज आके यहाँ व्यापार करेंगे, तो उसके लिए विलियम हॉकिंस आता है इंग्लैंड से और जहांगीर के दरबार में आता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इस मुगल शासक ने दक्षिण भारत, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाया? बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला जो मुगल शासक था उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था उसका? औरंगजेब। और औरंगजेब जो था ये दक्षिण भारत, गोलकुंडा और बीजापुर को जीता था। कब जीता था? 1686 से लेके 1687 के बीच वहाँ काफी बार युद्ध हुए थे और उसको फिर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं जो कि विज्ञान से संबंधित है। दूध से दही बनाने का कौन सा जीवाणु सहायक है? दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जो होता है ये जीवाणु सहायक होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टोज शर्करा जो होती है उसको लैक्टिक अम्ल में बदलने के में ये सहायता करता है जीवाणु, और इसीलिए दूध से दही बन जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, या फिर आर्गन गैस भी भर सकते हो, नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस। नाइट्रोजन या फिर कौन सी गैस? आर्गन गैस। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? पेट का भोजन पचाने में HCl अम्ल सहायक होता है। HCl अम्ल जो कि हमारे पेट में रहता है, जिसको हम अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अमाशय बोलते हैं। गलत बन गया, यहाँ पे ऐसे होता है अमाशय। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गैस को गोबर गैस कहते हैं? किस गैस को गोबर गैस कहते हैं? मेथेन गैस को। किसको कहते हैं? मेथेन गैस को क्या कहते हैं? गोबर गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? पानी में ध्वनि की गति होती है 1500 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी गति होती है? 1500 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि लगभग 4.4 गुना ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? दूध में पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन। कौन सा? कैसीन प्रोटीन होता है। 80% भाग होता है कैसीन प्रोटीन दूध का। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? संयोजी ऊतक का। किसका? संयोजी ऊतक का, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। तो रक्त हमारा संयोजी ऊतक हो गया। पीने का शुद्ध पानी बचाने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है? पीने का स्वच्छ पानी बचाने के लिए जो विधि होती है सबसे अच्छी, वो आश्वासन विधि होती है। कौन सी आसवन विधि होती है? कौन सी आसवन विधि होती है? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले किसने खोजा था? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले न्यूटन ने खोजा था। कब खोजा था? 1687 में। 1687 में गुरुत्वाकर्षण के नियम देता है और तभी इसकी खोज करता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई में किस प्रकार की ट्रेन का परीक्षण सफल हुआ? अब यहाँ से करंट अफेयर के सवाल आ गए। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो भाई, क्योंकि हम देखते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं सब, लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा मतलब मन उदास हो जाता है। हम इतनी मेहनत से आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आते हैं और आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, तो है तो गलत बात। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चेन्नई में किस प्रकार की ट्रेन का परीक्षण सफल हुआ था? चेन्नई में अभी हाल में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण हुआ है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, आईओए ने भारत का किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी है तो औपचारिक रूप से स्वीकृत ली है? स्वीकृत लिया 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे। कॉमनवेल्थ गेम के लिए जो भारत है, भारत की जो ओलंपिक वाली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईओए, इसने औपचारिक रूप से स्वीकृत ली है, मतलब बोला है कि हाँ हम अगली बार करवाएंगे मेजबानी 2030 में जब होगा कॉमनवेल्थ। 26 में भी होगा, 26 के बाद में फिर होगा कब, 30 में। तो उसके लिए स्वीकृत तो लिया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं, औपचारिक रूप से लिया। किस प्रकार से? औपचारिक रूप से। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 किस सदन में पारित हुआ? इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 में लोकसभा में पारित हुआ। किसमें? लोकसभा में पारित हुआ, और इसकी राज्यसभा में प्रक्रिया जारी है। राज्यसभा में प्रक्रिया जारी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच हाल ही में कौन सी सेवा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया? भारत और चीन के बीच हाल ही में फिर से कौन सी सेवा चालू की गई है? हवाई सेवाएं, सीधी हवाई सेवाएं। कौन सी? सीधी हवाई सेवाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से जनवरी के क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर के। देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो वर्ल्ड कप में पुरुष और महिला दोनों ने किस देश को हराया है? यहाँ से क्वेश्चन जनवरी के आगे हैं हमारे करंट अफेयर के। तो देखिए, खो खो होता है वर्ल्ड कप 2000 में, अभी 2025 में, और जिसमें हमारा भारत चैंपियन बनता है। कौन चैंपियन बनता है? भारत हमारा चैंपियन बनता है, और श्रीलंका को हराता है। दोनों में, पुरुष और महिला दोनों में ही श्रीलंका को हराता है, और भारत हमारा चैंपियन बनता है। किसमें? खो खो, जो कि एक खेल है, खो खो में क्या बनता है? चैंपियन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाकुंभ मेला की शुरुआत किस अवसर पे हुई? महाकुंभ मेला की शुरुआती किस अवसर पे होती है? ये शुरुआत होती है पौष की पूर्णिमा। पौष की पूर्णिमा कितनी तारीख को पड़ी थी इस बार? 13 जनवरी को पड़ी थी। कब पड़ी थी? 13 जनवरी को, और उसी दिन से महाकुंभ मेला की शुरुआत हो जाती है। कहाँ लगा था इस बार? प्रयागराज में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 4 जगह लगता है, जिसमें से प्रयागराज में इस बार लगा था। 144 साल बाद ये सब संयोग बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन थे? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन थे? पार्थिक वेलकर। पार्थिक वेलकर ऑप्शन ए पे दिया है। पार्थिक वेलकर जो थे, पुरुष में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया था। किसने? पार्थिक वेलकर ने, और खो खो वर्ल्ड कप 2025 में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 76वां गणतंत्र दिवस कब और किसके मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? हम लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस जब मनाया जाता है तो किसी न किसी देश के जो प्रमुख होता है उसको हमारे यहाँ बुलाया जाता है। और तो इस बार किसको बुलाया गया था? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे? सुबियांटो। कौन थे? इंडोनेशिया के सुबियांटो जो थे, उनको बुलाया जाता है। कहाँ? हमारे भारत में 76वां गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को मनाया गया। 26 जनवरी को मनाया गया, और किसको बुलाया गया? इंडोनेशिया के सुबियांटो जो हैं। ये भी पूछ सकता है, कौन सा नाम पूछ लिया तब। नाम क्या था उनका? सुबियांटो। सुबियांटो कहाँ के थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक किसका बना होता है? परमाणु नियंत्रण में नियंत्रक का काम कौन करता है? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक का काम करता है ग्रेफाइट एवं कैडमियम की छड़। ग्रेफाइट एवं कैडमियम की छड़। अगला क्वेश्चन देखिए, आरंभ नामक जहाज किस श्रेणी में आता है? आरंभ नामक जहाज तटरक्षक जहाज है। कैसा जहाज है? तटरक्षक जहाज है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को होता है। अहमद शाह अब्दाली बहुत खतरनाक था, और दुआ करो कि ये यहाँ रुक के नहीं गया, जीता, धन लूटा और निकल लिया। किसके बीच हुआ? अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों का बहुत बुरा हार हुई थी इसमें, मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी। अब्दाली जीता था इसमें, धन लूट के वापस चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब मनाया जाता है? दिसंबर की शुरुआत से
और 10 दिन तक मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल। 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिएगा और कमेंट भी मार दो। जब यहाँ तक आ गए हो तो 1 मिनट और लगाओ और कमेंट मारो और जय हिंद लिख के मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।